जब ये थोड़ा सा एक अपना कॉस्ट का प्लान देख लो जो आपने बाकी तो आपने करनी तो अपनी मर्जी होती है। अगर थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो डिसीजन मेकिंग के 4 चैप्टर में से उसने 30 से 40 नंबर का पेपर आपको देना है। और वो टॉपिक कौन से हैं? एक ईओक्यू का, एक सीवीपी का, एक डिसीजन मेकिंग का और एक रेलिवेंट कॉस्टिंग का। ये 4 टॉपिक है उसके पास। अब इस सवालों के अंदर 4 सवालों के अंदर उसने अंग्रेजी में ही मत मारनी है और उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब जो इस बार जो ज्यादातर चांसेस हैं जो सवालों के आने के वो ईओक्यू के और सीवीवी के तो बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं क्योंकि लास्ट टाइम इसमें से पेपर नहीं आया। रेलिवेंट कॉस्टिंग से अलग से सेपरेट सवाल भी आ सकता है और इन दोनों को मिक्स करके सवाल भी आ सकता है। मतलब उसने 3 सवाल तो देने ही देने हैं, 10 नंबर 15 नंबर 8 नंबर करके वो इस तरह से सवाल पूरे करके देगा। और ये इसके बारे में मैंने आपको कहा है कि क्योंकि ये टॉपिक हमने कवर कर लिए हुए हैं, आप डेली बेस पे 1 घंटा से 1 घंटा 20 मिनट का टाइम रखें। इसके 2 सवाल हर टॉपिक के डेली बेस पे सेलेक्ट करके करने की कोशिश किया करें। मतलब 2 सवाल ईओक्यू के, 2 सवाल ऐसे सीक्वेंस के हिसाब से, 2 सवाल सीवीपी के और 2 सवाल आपने करने हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर ही रेलिवेंट कॉस्टिंग। आपका सवाल गलत हो जाए या सही हो उसमें आपने नहीं देखना। टारगेट क्या रखना है? आपने सवाल पूरे करने हैं, बस टाइम रखना है कि भाई मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये सवाल पूरे करने हैं। ये आप समझेंगे कि अलग ही आपका काम है, डेली का टास्क है आप। फिर उसके बाद अपना काम शुरू करें। उसमें जो 30 से 40 नंबर आपके इस दफा आने हैं, बाकी तो अल्लाह को पता है। एक मार्जिनल एंड ऑब्जॉर्प्शन, ये सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए बात कर रहा हूं। वेरिएंस, प्रोसेस, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये मिनिमम इनमें से ज्वाइंट प्रोसेस और ज्वाइंट प्रोडक्ट एक ही टॉपिक समझा जाता है, चाहे आप इसको 2 समझे तो ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट में वही एनआरवी के ऊपर स्प्लिट कर दो या फर्दर प्रोसेस करता है या नहीं करना, मिक्स करके दे या वो अलग अलग करके दे, आपके 30 से 40 नंबर वो पूरे करके देगा। तो ये वो सबसे मेन पार्ट है इस दफा के लिए जिससे आपका पेपर पूरा होना है। मतलब ये तो आपको पता है 30 से 40 कंफर्म है और ये भी 30 से 40 कंफर्म, और इसको मिक्स करके दे या अलग अलग दे। और ज्यादा टेक्निक वो इस दफा इस पोर्शन में इस्तेमाल करेगा जिसके लिए वो सीएमए का पेपर मुश्किल समझा जाता। तो आपने इनके सवाल सारे कर ले। डिसीजन मेकिंग के आपके सारे सवाल होते हैं, नहीं होते कोई मसला नहीं, 15 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, जितने हो सकते हैं। मार्जिनल ऑब्जॉर्प्शन के, वेरिएंस के और प्रोसेस के और ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट के अपने पूरे पूरे सवाल करके जाने। उसके अंदर टेक्निक देखनी है कि कौन सी टेक्निक किस तरह से आपने हैंडल करनी। मतलब सवाल ही याद करने, इसके अंदर टेक्निक्स देखनी है कि अच्छा इस तरह का सवाल जब आता है तो हम किस तरह से उसको हल करते हैं। बाकी ये तो पोर्शन हो गया आपका तकरीबन मिनिमम 60 से 70 नंबर, ये मिनिमम, यानी इनमें से मिनिमम 60 से 70 नंबर का पेपर कवर होता है। उसके बाद जो आपका पेपर बच जाता है उसमें ओवरहेड्स प्लस एबीसी प्लस लेबर, इसमें से भी उसने लाजमी 20 नंबर देने होते हैं। यानी ये टॉप कंसेप्ट आपके ओवरहेड एबीसी। हाँ, बात वही है, आई कैप चाहे तो किसी भी आसान से टॉपिक को मुश्किल बना सकता है। तो हमारा टारगेट सवालों को तो याद करना ही नहीं है, सवालों के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो टेक्निक्स हैं कि इस तरह की चीजें आएंगी तो हमने किस तरह से उसको हैंडल करना। उसके बाद इसके अंदर टारगेट कॉस्टिंग का भी ऐड कर दें। टारगेट कॉस्टिंग तो सिंपल है, वो तो जिसको सीवीपी आता है उसको टारगेट कॉस्टिंग आता है। उसके बाद 3 चैप्टर्स हैं जिसमें से आई कैप 10 एक नंबर का पेपर बना देता है। उसकी प्लानिंग भी मैं आपको दे देता हूं। उसमें एक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी चैप्टर नंबर 1 है, 6 है और 7।
इसके लिए मैं आपको, क्योंकि आज कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, लास्ट लेक्चर करना है, कल इसका लेक्चर नहीं करेंगे। जिसको जो इशू होगा ना, मैं तो डेली आया करूंगा और FR1 की क्लास भी हो रही होगी, तो जिसको जो इशू होगा तो वो आकर वो अपना टॉपिक तैयार करके आएगा, वो आकर मुझसे कोई सवाल डिस्कस करना है या कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो आ जाया करे, और बाकी अपने हिसाब से वो अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से करना चाहे तो ठीक है, वरना जिस तरह से उसे सही लगती है, अपने पुराने रजिस्टर्ड एक दफा रिवाइज करने, मतलब जो क्लास वर्क है आपका, वो क्लास के नोट्स रिवाइज करने। जिसके पास कंप्लीट नहीं है ना, वो किसी के साथ बैठे, फिर ये नहीं कि किसी से नोट्स ले ले। नोट्स लेने का क्या फायदा जब पता ही नहीं लिखा क्या हुआ है। तो आप किसी के साथ बैठे जिसने रेगुलर क्लासेस ली, फिर उससे आपका काम कवर हो जाए। तो इन 3 चैप्टर्स की ना मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आपको, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, जितने भी, उसके अंदर आपकी सारी थियरी प्लस पास पेपर कवर हो जाए। सिंपल आपने करना ही उतना ही है जितना वो आधे घंटे का लेक्चर हो, 15 मिनट का, वो सुनना है, उसकी वो अपने पास नोट कर लेना है, उसी की ही दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। नई चीज आपने नहीं करनी। जितना 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, चाहे आधे घंटे का हो, मेरी कोशिश होगी कि लेक्चर का जो टाइम है वो थोड़ा रखा जाए, ताकि जल्दी जल्दी सुन के वो उतना तैयार हो जाए, दोबारा एक्स्ट्रा आपको ना पढ़ना पड़े। तो ये छोटे से 3 चैप्टर्स हैं। तो हाँ, पास पेपर तो आपको पता है, उसके एक के 5-6 क्वेश्चन है और दूसरे के भी 5-6 क्वेश्चन है। टोटल तीनों टॉपिक्स के मिला के 10-12 सवाल बनते हैं पास पेपर में जो आए हुए। मेन उसमें वही ERC की कैलकुलेशन है कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, लोअर ऑफ कॉस्ट, कुछ स्टॉक डैमेज हो गया है, उसने पूरी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया है, करते लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे है, फिर वो वर्क इन प्रोसेस की जर्नल एंट्रीज आ जाती है। ये सारी वही चीजें, मेरी कोशिश होगी कि इसको डिटेल आपको लेक्चर दे दूं। ये पुराने लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेकिन तब ना उसमें थोड़ा सा इशू है, तो वॉइस क्वालिटी का इशू है, तो वो उस तरह से नहीं सुने जा सकते। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि इसको ना दोबारा एक दफा रिकॉर्ड करके आपको शेयर कर दूं। तो ये इसमें से ना 10 नंबर का और 10 से 15 नंबर कह सकते हो, इसमें से आ रहा है। अब अगर आप अपनी तैयारी को कंक्लूड करें, तो मैंने अभी अभी आपको कहा था कि ओवरहेड, ABC और लेबर के सवाल। ओवरहेड पता नहीं आपने पूरा कर लिया या नहीं किया। ABC का तो एक ही सवाल पेपर में आया हुआ है और 2 सवाल ICAP की बुक से कर ले, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल। ओवरहेड के सिर्फ पास पेपर कर ले। लेबर के 10-12 सवाल मैंने कल दिए थे, 10-12 रह गए, वो आज कर लो, ये खत्म हो गए। और साथ टारगेट कॉस्टिंग को ना इनके साथ मिला लो या अलग से कर लो, 2-4 सवाल इसके हैं, क्योंकि ये उसके साथ ही गिवन होता है। तो मेन आपका टारगेट जो अभी तैयारी करने के लिए मेन रहता है ना, वो ये है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, प्रोसेस और वेरिएंस। इस पर आपने थोड़ा सा टाइम लगाओ तो ये आपका तैयार हो जाए। ओवरऑल आप देखिए, इसका आपका अब थोड़ा बहुत, चलो बहुत ग्रिप ना सही, लेकिन है कि आप सवालों की समझ लग जाएगी कि अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इसके ऊपर आपने डेली बेस के ऊपर 6 सवाल इसके पकड़े, 1 घंटा टाइम रखें, उसको खत्म करें, और बाकी अपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ इस 1 घंटे के अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग को 3 घंटे तो बनते ही है। यानी 4 घंटे डेली कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ना तो एक वैसे ही इखलाकी तौर पर भी अच्छा है। तो 3 घंटे किसी भी टॉपिक को दें तो वो आपका टॉपिक 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में बहुत अच्छा तैयार हो। यानी डेली बेस पे 3 घंटे किसी भी टॉपिक को दें, वो 3 दिन के अंदर आराम से खत्म हो जाए। इन टॉपिक्स के अलावा अगर आपके ये आज तीनों तैयार हो जाते हैं, ये तो आपके डेली चलेंगे, तो पीछे आपके बाईस तो ये 3 टॉपिक ही गए। तो इनके ऊपर अगर 4-4 दिन भी दे तो फिर भी टाइम है, 5-5 दिन दे फिर भी टाइम है। मतलब इनको आपने डेली टाइम देना है, इसको आपने खत्म करना है, आज खत्म कर ले। ओवरहेड, ABC और लेबर, ये आप इंशाल्लाह खत्म हो भी जाएगा। बाकी आपके मेन जी 3 टॉपिक ही तो रह गए। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन को पकड़े, आज वैसे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देना मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो उसके बाद 4-4, 5-5 दिन दें, चाहे कि टॉपिक्स को, आपके टॉपिक तैयार हो जाए। हाँ, इसका ये है कि ये इतना इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, पेपर में सिर्फ लेक्चर सुन लेना है, प्रैक्टिस ही बस वही करनी है जो लेक्चर में दी गई। उसके बाद सवाल करके आना है, क्योंकि इसकी ना वो जर्नल एंट्रीज आपको एक दफा याद करनी पड़ेगी। एक वो पैटर्न जो होता है कि पहले मटेरियल की क्या एंट्री होती है, फिर वर्क इन प्रोसेस की क्या एंट्री होती है, और वर्क इन प्रोसेस से जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाती है, फिर फिनिश गुड्स से जब वो सेल होती है, वो सारा पैटर्न। चले जी,
पहले आपके ये जो सवालों के जवाब, पहले 7वां और चौथा सवाल बताया। चले, अच्छा लिखा हुआ है कैलकुलेट द एनुअल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल। जब भी ऐसा सवाल आता है आपने सिंपल, आपको ना एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन गिवन होगी और एक प्रपोज्ड सिचुएशन गिवन होगी, एक एग्जिस्टिंग होगी और एक लिखा हुआ है मारूफ इंजीनियरिंग प्रोड्यूस एंड मार्केट सिंगल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कीप पेस विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ME management has decided to install high-tech machines in its production department, which would result not only in improving the productivity, but would also reduce the number of workers from 500 to 400 work। पहले 500 लोग काम कर रहे थे, अब 400 लोग काम कर रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम ME रिकॉर्ड दिसंबर दिस। कहता है जी सेल्स पर मंथ जो आपकी होती है ना वो 12 मिलियन की होती है, और वेजेस जो आप पे करते हो पे टू वर्कर पर मंथ 2 मिलियन। अदर बेनिफिट्स 35% ऑफ वेजेस, और प्रोडक्शन पर मंथ जो होती है ना वो आपकी होती है 80,000 यूनिट्स। कहते हैं आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ हाईटेक मशीन द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 89,600 यूनिट्स पर मंथ। कहता पहले 80,000 हो रहे थे, अब 89,600 यूनिट्स सेल होंगे। The management has also decided to pay 1.6% incentive wages to the worker for every 2% increase in the productivity। कहता पहले हर 2% बढ़ने के ऊपर आपने 1.6% इंसेंटिव दे। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब क्या 500 से 400 लेबर कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेन सवाल ये है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं हाँ जी, अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं पर मंथ वर्कर को, पुरानी तो 2 मिलियन पे कर रहे हैं, नई वेजेस कितनी पे करेंगे, या पुरानी सेल्स कितनी हो रही है 80,000 यूनिट। पुरानी सेल्स कितनी है, अगर पुरानी सेल्स के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट बता सकते हो कैसे आएगी? 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 80,000, आपके पास ₹150 आ। अब दो तरीके हैं इसके, या तो आप दोनों की कॉस्ट कंपेयर कर लो और सेल का डिफरेंस ले लो, या सिंपल सवाल कर लो टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो, सेल माइनस जो एक्सपेंस आ रहे। तो अगर हम बात करें सेल्स की, बिफोर इंप्लीकेशन ऑफ और आफ्टर, मैं ICAP के सोल्यूशन की तरह से नहीं कर रहा। ICAP के सोल्यूशन में जो गिवन होगा वो क्या है, उसने अलग से किया कि उसने सेल्स और जो कॉस्ट सेविंग उन दोनों को अलग से चेक किया। हम सिंपल फाइंड कर लेते हैं टोटल सेल्स कितनी होगी। पहले सेल्स हो रही थी 12 मिलियन, अब सेल्स होगी कितने यूनिट बिकने हैं 89,600 मल्टीप्लाइड बाय 150, कितना हो गया 1344 मतलब अगर आप वो अप्लाई करते हो तो वो किस तरह से आएगा, और अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो क्या हो, लेस कॉस्ट। अब हमारे पास एक तो लेबर कॉस्ट है, वेजेस। वो कहता है जो वेजेस आपने पे किया है ना वो 2 मिलियन। अच्छा, इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर वो कहता है प्रॉफिट रेशियो जो है ना वो आपकी 30% है। प्रॉफिट रेशियो क्या है 30। हम पहले सिंपल कॉस्ट फाइंड कर लें, कॉस्ट सेविंग कितनी हो सकेगी और सेल की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। तो ये तो सिंपल, एक तो आज सेल कितनी बढ़ गई हमारी, पहले सेल ये हो रही थी अब सेल ये हो रही है 1440।
हमारी सेल में इतना इजाफा हो गया। पुराने तरीके से 12 मिलियन की सेल होती थी, नए तरीके से अब लेस कॉस्ट ना करें बल्कि कॉस्ट फाइंड कर लें। पुरानी कॉस्ट कितनी थी? वेजेस कितने? 2 मिलियन। नई सेल कितनी हो, वेजेस कितनी होगी? 2 मिलियन आप देते थे 500 वर्कर को, अब आपके 400 वर्कर। ऐसा है? पुरानी जो वेजेस आपको देते थे वो 500 वर्कर की है, अब आपने कितने वर्कर रखे हैं? 400 वर्कर रखे हैं, तो वेजेस भी कितने लोगों को देंगे? 400 वर्कर। जी 2 मिलियन है। उसके बाद वो कहता है कि अदर बेनिफिट्स 35% ऑफ वेजेस, अदर बेनिफिट। हाँ जी, इसका भी 35% ले लें, इसका भी 35% ले। कितना? 7 लाख? 5 लाख पूरा? 5,60,000। उसके बाद वो कहता है कि आपके जो इंसेंटिव आपने देना है वो कितना देना? हाँ जी, वो कहता है कि आप 1.6 हर 2% प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के ऊपर आप 1.6 इंसेंटिव दो। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे 1.6% incentive wages to the workers for every 2% increase in productivity। आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी होती है नंबर ऑफ वर्कर्स की। प्रोडक्टिविटी कैसी होती है? नंबर ऑफ, ये जो आपको 80,000 यूनिट्स गिवन है, ये कितने लोगों के? 500 लोगों के। और अगर 400 लोग यही यूनिट बनाते तो कितने बना सकते थे? 64,000। मतलब ये कि आपके जो वर्कर हैं वो ओरिजिनली जो 400 बंदे हैं, जो उनकी पहली लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, अगर वो 400 बंदे होते तो कितने यूनिट बनाते? 64,000। लेकिन उन्होंने बना कितने लिए? 89,600। कितने ज्यादा बना लिए? मतलब आप लोगों पहले 80,000 जो थे ना, वो 400 लोग, आपने 400 लोगों की प्रोडक्टिविटी चेक करनी है। कितने लोगों की प्रोडक्टिविटी चेक करनी है? 400 लोगों की। तो 400 लोगों की पुरानी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है कि वो 6400 यूनिट बनाएंगे। उन्होंने बना कितने लिए? 89,600। कितने एडिशनल यूनिट बना लिए? 25,000। अब जितने यूनिट ज्यादा बनाए, ये इनकी एफिशिएंसी है। पुरानी एफिशिएंसी, तो अगर पुरानी एफिशिएंसी पे काम करना था तो 64,000 यूनिट बनाने थे, तो कितने फीसद उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? 40%। कितने फीसद उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? 40%। कैसे पता चला? कि जनाब 25,600 इंक्रीज डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है? 40%। और हर 2% के ऊपर आपने देना है 1.6%। हर 2% के ऊपर कितना देना है? 1.6। तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। लो जनाब, 32% आपने वेजेस का इंसेंटिव देना। 32% आपने वेजेस का इंसेंटिव। मेरे ख्याल में इसके अलावा तो इसके अंदर पॉइंट ही नहीं था। पहले उसने आपने ना 400 500 से 400 भी करना है ना पहले। अगर वो 400 लोग होते तो 64,000 यूनिट बना सकते थे। अब लोग हो गए 400, सॉरी उन्होंने बनाए 89,600, और 89,600 कितने ज्यादा बना लिए? 25,600। तो वो कितने फीसद ज्यादा है? 40% ज्यादा है उनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी से। और हर 2% के ऊपर आपने 1.6% देना है, तो कितना इंसेंटिव देना है आपने? 32%। ठीक होगी बात। अब एक और चीज, ये जो 1,440,000 है, हमने इसके अंदर देखना है कि प्रॉफिट कितना है।
हमने इसके अंदर देखना है कि प्रॉफिट कितना है। वो कहता है जितना आप बेचोगे उसमें 30% प्रॉफिट है, जितना बेचोगे उसमें 30% प्रॉफिट है। तो आपने कितनी एक्स्ट्रा सेल की 1440 मल्टीप्लाइड बाय, तो आपके प्रॉफिट में कितना इजाफा हो गया 430। एक तो प्रॉफिट में इजाफा हुआ, इधर से आप इंसेंटिव देखिए, ये पुराने में तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा ना। मैं ये कॉस्ट का डाटा, हाँ जी, इंसेंटिव कितना फाइंड हो गया, इसको तो नहीं मिलेगा 32% लो जरा वेजेस का 5 लाख, इसका भी टोटल कर लें, इसका भी टोटल कर लें। कितनी पुरानी कॉस्ट कितनी पड़ रही, कोई और कॉस्ट तो नहीं है, वेजेस होंगी, यही कॉस्ट है। कितना 27 लाख पूरा, और ये कितना आ रहा है 2672। कॉस्ट भी सेव हो रही है, बेनिफिट भी बढ़ रहा है। नया यानी जो इंप्लीमेंट करने से, नया प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने से या नई वो जो टेक्नोलॉजी लाने से, एक तो आपकी कॉस्ट सेव हो रही है 27 लाख से 26 लाख कुछ हो रहा है, और दूसरा आपका रेवेन्यू भी 4,32,000 से बढ़ रहा है। दोनों केसेस में फायदा हो रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कॉस्ट भी सेव हो रही है। तो हमें ये रिकमेंडेशन यही होगी कि वो नई जो चीज इंप्लीमेंट करना चाहता है, नई टेक्नोलॉजी क्या सर, ये जब रिक्वायरमेंट में जो लिखा हुआ कैलकुलेट एनुअल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपको बेनिफिट है या नहीं, कॉस्ट में या प्रॉफिट में या कंट्रीब्यूशन में। एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, उसके अंदर कॉस्ट प्रॉफिट वगैरह को नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है जी गुडविल बढ़ जाएगी, लोगों को ये पता चलेगा जी नई टेक्नोलॉजी से चीजें तैयार हो रही हैं, वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल होता है कॉस्ट सेव हुई है या नहीं, कंट्रीब्यूशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा, उससे फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कहते हैं। तो हमारी कॉस्ट भी सेव हो रही है, और हाँ, अब देखिए हर सवाल को हल करने के कई तरीके। आप ना अपने सवाल को अपने तरीके से एक दफा करके रिकमेंडेशन चेक कर लिया। हाँ, आई कैप का सोल्यूशन में अगर कोई चीज आपको अच्छी मिले वो ले लिया करो, और उसके बाद, वरना आप ये भी कर सकते थे, इसमें से 12 मिलियन में से 27 लाख माइनस कर देते 2.7 मिलियन, तो आपका एक आंसर आ जाता। फिर इसमें से ये माइनस कर देते, फिर आपका एक आंसर आ जाता। फिर भी प्रॉफिट ज्यादा ही आना था, क्योंकि सेल भी ज्यादा है और कॉस्ट भी कम है दोनों के केस में। और कोई अगर आपने इसके सोल्यूशन को कोई पॉइंट समझना तो वो मुझे बता दें कि सोल्यूशन में ये चीज कैसी, वो भी मैं बता देता हूं। बल्कि मैं आपका सोल्यूशन भी ओपन कर देता हूं साथ ही, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने सोल्यूशन, सवाल से ज्यादा सोल्यूशन समझते हो। ये आपका हाल नहीं है, पूरी दुनिया का यही हाल है कॉस्ट अकाउंटिंग वालों। किधर है लास्ट में, चलिए जी अगला बताएं सवाल, लेबर वाले हैं। कौन से साल का सवाल है ये? ऑटम 2000। ये चलें जी। अब यहां पर देखें, उसने पहले 500 लोगों का डाटा निकाला, फिर उसने ये 40% देखा कि उसकी पुरानी एफिशिएंसी यानी कितनी एफिशिएंसी बढ़ गई, और 32%। उसने जो वेजेस है ना वो 400 वर्कर की कैसे फाइंड की, इसको पहले 5, अच्छा हमने पर मंथ काम किया है, उसने वो तो 12 से मल्टीप्लाई कर दे सबको। हमने क्या किया, को पर मंथ डाटा गिवन था ना, तो हमने सारा ही पर मंथ कर दिया, उसने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल एनुअल पूछिए तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब,
ये आ गई नई वेजेस, और ये उसने 150 रुपए रेट निकाल लिया। आपको इस चीज ने परेशान किया होगा, हालांकि ये सवाल नहीं था, सवाल तो यहां से शुरू हो रहा था। अब यहां पर क्या है, दोनों की सेल्स दे दी, पहले वेजेस 2 मिलियन को उसने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको भी 12 से मतलब अगर आपके पास ये जो हमने वेजेस फाइंड किए हैं, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका अपना आ जाएगा डाटा। फिर उसके बाद इसका 35% ले लिया, इंसेंटिव ले लिया, मतलब सादा सी बात है, आप इसको ही 12 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, और पर मंथ ले लिया ना सारा डाटा, एंड पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो। चलें जी, और सवाल बताएं। क्वेश्चन नंबर 10। ये आपसे नहीं हुआ, जो अंग्रेजी लिखी है कि पहली बात वो कहता है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपैरेटिव का मतलब क्या है, कंपैरेटिव दो तरह से होते हैं, एक अपना पिछला साल, एक अपने जैसा किसी और का बिजनेस, या दूसरा कि आपने जो नई एप्लीकेशन की है उसको कंपेयर करो किसके साथ, पुरानी एप्लीकेशन के साथ। चलिए मैं पढ़ देता हूं सवाल ये। मैग्नीशियम लिमिटेड प्रोड्यूस, एक क्वेश्चन नंबर 4 भी किसका था, हो गया या अभी रहता है? नहीं सर बस मटेरियल वाला पूछ रहा है, मैं बता देता हूं। Magnesium Limited produce and markets a single product. The management is concerned about the increasing rate of labor turnover and assess losses suffered by due to the high labor turnover. ये labor turnover का मतलब क्या होता है? लेबर छोड़ के जा रही है, बंदे आई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, बैठ यानी काम नहीं कर रहे परमानेंटली, यानी हम हायर करते हैं, वो कुछ दिन काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें कहीं और से ऑफर आती है या व्हाटएवर। Following information is available from ML records for the year ended December 21. 11. Sales price per unit 200 रुपए, material per unit 0.5 kg at the rate of this, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 बनता है मटेरियल का रेट। फिर डायरेक्ट लेबर पेड 480,000 आवर्स, लेबर रेट पर आवर्स 55, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1.5 आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपए, फिक्स्ड 6 मिलियन। द डायरेक्टर लेबर इंक्लूड 9,000 आवर्स स्पेंट ऑन द ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, ओनली 50% वाज प्रोडक्टिव। 9,000 घंटे की पेमेंट होती है लेकिन प्रोडक्टिव कितने हैं 50। इसका मतलब है 4500 घंटे प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज होगा, बाकी चार्ज यानी जो प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्टिव होते हैं बस वो बाकी सारे लॉसेस के अंदर हमने कवर करने होते हैं, वो उसको हम एसपीएल में चार्ज कर देना होता है। आगे लिखा हुआ मोर ओवर 12,000 आवर्स ऑफ पोटेंशियल वर्क कुड नॉट बी अवेल्ड बिकॉज ऑफ द डिलेड रिप्लेसमेंट, मतलब 12,000 घंटे तो इस्तेमाल ही नहीं हुए। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द अपॉइंटमेंट अमाउंटेड ₹2 मिलियन, नए लोग भर्ती करने की जो कॉस्ट आई है वो 2 मिलियन। ML has no beginning and ending inventory. Prepare comparative statement showing net profit for the year and profit foregone as a result of labor, assuming the potential production loss could have been sold in the market of कहता जो प्राइस है ना उसी पे बिकना है। हाँ जी, आपने सिंपल ये देखा है यहां पर कि आपके पास डायरेक्ट लेबर आप कितने की पे कर रहे हैं 480,000 और लेबर रेट पर आवर्स कितना है 55। मटेरियल की कॉस्ट है ना हमारे पास, सेल प्राइस पर यूनिट भी है। उसके बाद वो कहता है कि एक्चुअल आवर्स पर यूनिट 1.5 घंटा लगता है। यहां से आपके पास आएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले आप देखिए कि आपका एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ। मैंने आपको एक बात हमेशा बताता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एक पॉइंट होता है, वो पकड़ो सवाल हो गया। आपने 4,80,000 टोटल घंटे काम किया जिसमें से 4,500 प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ,
और 12,000 घंटे काम ही नहीं हुआ। 4,80,000 में से टोटल के घंटे हैं, माइनस 4500 कौन से हैं भला? ये जो 9,000 घंटों में से कहता है 50% प्रोडक्टिव काम हुआ, माइनस 12,000, ये 12,000 कौन सा भला? जो काम ही नहीं हुआ। तो काम फिर हुआ कितने घंटे? 4 6 3 5 इतने घंटे काम हुआ है और 1.5 घंटे में 1 यूनिट बनता है। तो बताओ कितने यूनिट बना लोगे? 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, 3 लाख। मैंने ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन में नहीं, ये आप, मैं आपको पहले बता दूं, आप ना फिर वो सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। अब आपने इसी को सेल से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को डायरेक्ट मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ बस लेबर रेट जो तो टोटल पेड है उसके ऊपर आएगी, ठीक है। बाकी तो वेरिएबल ओवरहेड है, जितने घंटे काम हुआ है वही आएगी। मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है। 10वां सवाल है, ये 7वां था, 8वां, 9वां, ये है। ये देखो, उसने सबसे पहले ये 4,80,000, उसमें 4500 माइनस किया, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स, ये करंट का है ना, ये तो नई एप्लीकेशन से पहले का है ना, हमने दोनों करने होते हैं ना, बिफोर भी करना है और आफ्टर भी करना है। तो ये है आपका एक्चुअल पे तो पुराना डेटा अप्लाई होगा और नए के ऊपर जो एप्लीकेशन अप्लाई होगी। तो पहले आपने यूनिट फाइंड करने और बाद वाले भी यूनिट फाइंड करने। सबसे पहले वो कहता है कि आपके पास 12,000 जो घंटे, टोटल 16,000 घंटे आपके लॉस हुए हैं, 16,500, 12,001, 4,501। आगे देखें, कहता है नंबर ऑफ यूनिट्स, ये है कौन से? पुराने, और उनको मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेगा, सेल से मल्टीप्लाई कर देगा, वो आपकी सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ। यानी पुराने यूनिट्स कुछ और है, नए यूनिट्स कुछ और है। अब नई जो एप्लीकेशन है वो भी देखें, ये नई एप्लीकेशन आ गई कि आपके पास एक्चुअल 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 96, ये 96 क्या बोला? पर केजी कॉस्ट, ये 0.5 एंड 9, सारा वही डाटा गिवन है और ये नई एप्लीकेशन है। टोटल पे है, क्योंकि पेमेंट तो आप टोटल की कर रहे हो ना, पैसे आप टोटल के दे रहे हो, लेकिन उससे प्रोडक्टिवली काम कितना हो रहा है, उससे यूनिट बनेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मटेरियल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और लेबर आवर तो जाहिर सी बात है, जितनी लेबर आवर काम की उतने पैसे मिलेंगे, ठीक। 12,000 उसने टोटल, तो उसने यहां पर लिखा है ना कि 16,000 ही घंटे आपके जाया हुए हैं। यस, टोटल आवर लॉस्ट। अब उसने जो सवाल के अंदर इस्तेमाल किया ना कि मोर ओवर, उसके अलावा, वो इसके अंदर नहीं थे, इसलिए वो 12,000 उससे से माइनस नहीं कर रहा। कहते हैं इसके अलावा 12,000 घंटे भी जाया हुए, मतलब वो पे होंगे, उसका काम नहीं हुआ। तो हमने असम्पशन लिया है कि 4,80,000 के अंदर 12,000 भी शामिल है और 9,000 भी शामिल है। उसने कहा, उसने जो यहां पर मोर ओवर लिख दिया है ना, बस इसकी वजह से उसने कहा जी इसमें सिर्फ 9,000 घंटे शामिल हैं और जो 12,000 है इसकी हमने पेमेंट की है, लेकिन इसका भी काम नहीं हुआ। अगर इस हिसाब से करेंगे तो हम 4,80,000 में से 4,500 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1.5 पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे और 12,000 घंटे की पेमेंट होगी। वो कहता है वो इसके अलावा जाया हुए, मोर ओवर 12,000 ऑफ पोटेंशियल वर्क। पोटेंशियल वर्क का मतलब है करंट ईयर में नहीं, नेक्स्ट ईयर में। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लें एक दफा बस। इसमें भी सवाल तो ऑलमोस्ट वही है। कहते हैं आप पहले बनाते थे 1,20,000 यूनिट्स, ये रेट था, ये स्केल लेबर थी और ये वेरिएबल ओवरहेड। कहते हैं देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्केल लेबर। कहते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है। कहता है ये ऑप्शन है कि AL would be required to hire substitute labor at the existing wage rate,
उसी वेज रेट के ऊपर ना आप नए लोग हायर कर लें, जिससे आपका रॉ मटेरियल पहले 4% आया होता था, अब पहले 3% रिजेक्ट होते थे यूनिट्स, अब 4% हो जाएंगे, और रिजेक्टेड यूनिट वे कितने के जाएंगे? 300 के। या इन ऑर्डर टू अवॉइड सिचुएशन द मैनेजमेंट कंसीडरिंग, या जो अपनी लेबर है उसकी 7% लेबर बढ़ा दे, 70% आप उसको टाइम सेव्ड का पे कर दे, 70 रुपए, और जिससे एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी? 6%। अब 6% एफिशिएंसी बढ़ने से क्या नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो पहले जितने टाइम लगता था अब उससे कम टाइम लगेगा। सबसे पहले आपके पास यहां पर देखें कि पुरानी कॉस्ट कितनी है मटेरियल की, 400 रुपए पर यूनिट है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1। सवाल तो सबने किया है ना, कि अगर किया है तो फिर वो सीखने में ज्यादा मजा भी आता है और जल्दी भी सवाल हो जाता है। 1,20,000 यूनिट। अब जाया कितने होते हैं? फाइनेंस फिनिशिंग गुड्स कितने जाया होते हैं? आप 4%। पहले 3 होते थे लेकिन अब 4% होते हैं। इसका मतलब है आपने जितने भी पहले बनाते हो या जितने भी आपको चाहिए, आपने 4% ज्यादा बनाने। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100/96, ये हमारे यूनिट आ जाएंगे जो हमने नए बनाने हैं, नई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आनी है। मल्टीप्लाइड बाय, पहले जाया कितने होते थे? 4%। अब कितने जाया होते हैं? 5%। जी पहले 3%। रॉ मटेरियल, ये फिनिश्ड गुड्स की पहले मैंने बात की नहीं। देखो वो जो फिनिश्ड गुड्स है ना, हमें चाहिए 1,20,000। हमें कितने चाहिए? 1,00,000। अगर 4% होंगे तो हमें कितने चाहिए होंगे? और अगर 3% होंगे तो हमें कितने चाहिए होंगे? तो फिनिश्ड गुड्स के ऊपर तो सिर्फ 4% अप्लाई होगा। हाँ, जो मटेरियल वेस्टेज है ना, वो पहले जितनी जाया होती थी और अब कितनी जाया होती है वो हमने देखना है। क्योंकि मटेरियल जो वेस्टेज है, अगर आप कहो ना कि इसको मैं 97 पे डिवाइड करके 96 से मल्टीप्लाई करूंगा फिनिश्ड गुड्स को, अब सादा सी बात है, मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट मुझे 1,20 चाहिए, ये 4% जाया होने के बाद चाहिए, तो इसका 3% के ऊपर रोल ही नहीं है। पहले क्या होता था? 1,20 चाहिए होता था, पहले 3% जाया होने के बाद ये चाहिए होता था। अगर पहले की बात करता तो मैं कितने बनाता? डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैं कितने बनाऊंगा? डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले 4%, 3% जाया होते थे तो मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती थी, 3%। अब 4% जाया हो रहे हैं तो मुझे 4% ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। हाँ, उसके अंदर जो मटेरियल वेस्टेज है, जब पहले होता था वो जाया होता था 4%, अब कितना जाया होता है? 5%। मुझे मटेरियल कम खरीदना पड़ेगा या ज्यादा खरीदना पड़ेगा? ज्यादा खरीदना पड़ेगा। जब मटेरियल की वेस्टेज आती है ना, तब हम करते हैं, फिनिश गुड्स की नहीं, मटेरियल की। याद रखें 3 तरह की चीजें हैं। फिनिश गुड्स की वेस्टेज डायरेक्ट अप्लाई होना है, लेबर की एफिशिएंसी डायरेक्ट अप्लाई होता है। जो हम करते हैं ना 97 और 96 का रिलेशन, वो जब मटेरियल वेस्ट होता है। पहले कितने फीसद वेस्ट होता था? मतलब के 96 काम आता था, अब कितना जाया होना है? 95। बस इतना बता दो कि मटेरियल वेस्टेज बढ़ने से मटेरियल कॉस्ट कम लगेगी या ज्यादा? वेस्टेज बढ़ रही है, ज्यादा लगेगी। तो 96/90, 96/90। अब फिर भी आप कहोगे कि सर आपने पहले 97 और 96 क्यों नहीं अप्लाई किया? वो फाइनल प्रोडक्ट थी, मटेरियल वेस्टेज नहीं था। वो मटेरियल वेस्टेज में ही सारा अप्लाई होता है। ये क्या चीजें आ गई? 120,000 यूनिट्स, 4% एक्स्ट्रा बनाए, ज्यादा मटेरियल लगा, और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 400। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगी मटेरियल की कॉस्ट। 50
31। अगर आप आई कैप में जाकर देखो तो उसका आंसर कुछ ऐसा लिखा होगा, क्योंकि वो एक इन 1000 में राउंड ऑफ करके कर रहा है। थोड़ा मुश्किल होता है कि आप लोगों ने 4 मल्टीप्लाई करना होता है 1 माइनस, कहते हैं ये एग्जिस्टिंग चेंज, एग्जिस्टिंग परसेंटेज ओवर 1 माइनस न्यू परसेंटेज। ये मेन होता है, उसका वही बन रहा है कि 4 इंटू 1 माइनस एग्जिस्टिंग परसेंटेज क्या थी 4%, डिवाइड बाय 1 माइनस न्यू परसेंटेज क्या है 5%। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइड बाय 95, जिस तरह से भी कर ले वैसे ही बनेगा। मेन क्या है कि आपने इतना ही सोचना होता है कि अगर हमारी मटेरियल वेस्टेज ज्यादा हो रही है तो आपका आंसर ज्यादा आएगा, तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे, और अगर मटेरियल वेस्टेज कम हो रही है तो अपोजिट कर। इसमें और तो कोई चीज नहीं थी या कुछ और भी है? यही था बस। चलें जी नेक्स्ट। इसके बाकी जो 12 सवाल है वो भी आपने कर लेने। अब मैं आपको कहूंगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सारे सवाल करना, आप प्रोसेस वेरिएंस के भी सारे सवाल करना, और लेबर के भी सारे सवाल करना। बाकी सारे पास पेपर में से जिसके 10 से कम है वो तो है ही 10 से कम, जिससे 10 से ज्यादा है तो कम से कम 10 सवाल जरूर करने, यानी बाकियों के 10 सवाल जरूर करने हैं। बाकी इनमें से है कि आप लोग लेबर, क्योंकि लेबर के सवाल में ना टेक्निक से इस्तेमाल होती है, और आपने देखा होगा कि कम से कम एक टेक्निक के ना 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी एक ही टेक्निक जिसके ऊपर इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब है जितने सवाल करोगे आपकी टेक्निक्स इंप्रूव होना शुरू हो। चलिए जी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का तो आपको वैसे आइडिया है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं और इसकी रिकंसिलिएशन भी बता देता हूं। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में होता क्या है? सबसे पहले दोनों की सेल्स हमेशा बराबर होती है, सेल्स में कोई फर्क नहीं होता, लेस। मार्जिनल हमेशा, मार्जिनल को कहते हैं वेरिएबल, और एब्जॉर्प्शन को कहते हैं कन्वेंशनल। इसका सादा सा तरीका यह है कि मार्जिनल के अंदर सबसे पहले आपने सारी वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले आपने इसमें लेना है मटेरियल, फिर आपने प्लस कर देना है लेबर, प्लस कर देना वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। आपने इसमें से कर देना है लेस वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। उसमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कौन कौन से होते हैं बोला? सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल एडमिन एक्सपेंसेस। हमारे पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन। वो तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा वो दोनों प्लस माइनस दोनों करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होगा वो तो दोनों ही प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल का वही फार्मूला है कि अगर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो ऐड करेंगे, और अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो वो माइनस करेंगे यहां, क्योंकि ओपनिंग पिछले साल की कॉस्ट होती है और क्लोजिंग इसी साल की कॉस्ट होती है। नेक्स्ट, नेट कंट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास कौन से एक्सपेंस माइनस करेंगे? फिक्स्ड। कौन सी फिक्स्ड? प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन? दोनों। प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से लेंगे? अप्लाइड, बजटेड या एक्चुअल? और अगर एक्चुअल ना गिवन हो तो जो गिवन हो वही ले लेना, और लेस करेंगे फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड।
तो ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सिमिलर, ये सेम होता है, बट थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है कि जब हम माइनस करेंगे तो लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। इसके साथ आप वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें बात वही ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। यहां पर कौन से करते हैं ऐड? अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। पता तो है ना अप्लाइड कैसे फाइंड करते हैं? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट। बस इसके अंदर एक जो मेन कहानी आती है वो क्लोजिंग स्टॉक की होती है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक का जब रेट पर यूनिट लेना है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के ऊपर जब रेट अप्लाई करना है, तो मार्जिनल के अंदर ये 3 चीजें ऐड होनी चाहिए और अब्जॉर्प्शन के अंदर ये 4 चीजें ऐड होनी चाहिए। अगर वो कभी कभी वेरिएबल और फिक्स इकट्ठा दे दे तो अब्जॉर्प्शन के अंदर अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिक्स भी लेना है उधर। आगे अगर हम बात करें इसका आंसर जो आएगा, इसमें फिर हमने एडजस्ट करना होता है अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन। का मतलब है पहले ज्यादा ऐड कर दिया है, अंडर अब्जॉर्प्शन का मतलब है कम ऐड किया है। ज्यादा ऐड किया है तो माइनस कर दो, कम ऐड किया है तो ऐड कर दो। तो अगर हम प्लस करेंगे अगर अंडर अब्जॉर्प्शन है, और माइनस करेंगे अगर ओवर अब्जॉर्प्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। इस कॉस्ट ऑफ सेल को ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और लेस करेंगे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स्ड है, हमारे पास आ जाएगा नेट। अब फिर इसकी रिकंसिलिएशन आती है, वो तो मैंने आपको सिखाया था, पता नहीं आपको याद है या नहीं। जिसका प्रॉफिट लेंगे उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? जिसका प्रॉफिट लेना है उसका क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे या माइनस? पक्का प्लस करेंगे या माइनस? माइनस। हाँ छोड़, लिख रजिस्टर को बाद में देख लेना। नहीं ये तो वैसे याद होता है ना, प्लस करेंगे या माइनस? आपको प्लस याद है, आपको क्या याद है? जिसका प्रॉफिट लेना है क्योंकि वहां एक ही तो याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है या माइनस? प्लस करना है। हाँ जी, प्लस करना है, माइनस प्लस। हाँ हमजा तुझे तो भी शुरू करना है माइनस। जब माइनस हसीब माइनस करना है, फरीद माइनस ही होगा। हाँ मार, सवाल ये है कि जब मार्जिनल या अब्जॉर्प्शन हम करते हैं तो उसकी ना प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन होती है, तो उसका किसी एक का प्रॉफिट लेकर दूसरे का प्रॉफिट फाइंड करना होता है। तो उसमें एक टेक्निक होती थी, हमने बताया कि प्लस माइनस, ये क्लोजिंग स्टॉक को पहले देखना है कि जिसका प्रॉफिट लेते हैं, सपोज दैट अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ले लिया, अगर हम अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लेते हैं जो भी आ गया, तो हमने इसका क्लोजिंग स्टॉक या तो प्लस करना है या माइनस करना है, और फिर ओपनिंग स्टॉक। फिर आगे एक चीज अगर समझ लग गई ना तो आगे तो बहुत आसान है ना फिर। हाँ जी, अब मसला ये है कि जिसका भी प्रॉफिट लेगा उसी का क्लोजिंग स्टॉक लेना है। वैसे इसके कई नंबर ऑफ मेथड्स हैं, उनमें से एक सबसे अच्छा यही है, लेकिन ये भी अब अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आप देखो आधे लोगों ने कहा प्लस करना है, आधे लोगों ने कहा माइनस करना है। इसका मतलब है सवाल तो आधे लोगों का ठीक होगा ना। जिसका प्रॉफिट लेंगे उसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस, बस। आगे उसका ओपनिंग स्टॉक, फिर दूसरे का ओपनिंग स्टॉक और दूसरे का ओपनिंग स्टॉक, तो आपके पास मार्जिनल का प्रॉफिट। मैं आपको पहले ही कहता हूं, अकाउंटिंग के कोई भी पेपर है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोई चीज फेल करवाती तो ये तुक्का फेल करवाता है।
मतलब वहां पर सही भी लग सकता है, जिसका सही लग, क्योंकि परेशानी ऐसे पॉइंट की परेशानी दोनों को होती है, लेकिन कुछ लोग ना इसकी बेस याद कर लेते हैं। कभी जैसे हसनैन ने अभी कहा कि इसका जो प्रॉफिट है, हमने जो दूसरे वाली साइड पे प्रॉफिट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक तो उसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी बिका ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस करना पड़ेगा। बस ये याद रख ले कि जिसका भी प्रॉफिट लेना है उसका क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि उसका भी आपको प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि वो अभी तक बिका नहीं है। बस इतना याद रख लें तो शायद याद रह जाए, वरना फिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। ऐसी जगह पर ना दुरूद शरीफ बहुत काम आता है, क्योंकि पता तो होता है कि या प्लस होना है या माइनस होना है, ठीक है, ग्रिप होनी चाहिए प्रॉपर। अच्छा, वैसे भी किसका क्या बताना है, थोड़ा सा बताना, क्या बताना है थोड़ा सा? क्या सर वो कई दफा है ना, वो सेकंड प्रोसेस के अंदर कई जगह मटेरियल ले रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर, कहीं नहीं ले रहे, वो भी पॉइंट को उसके अंदर उसका कंफ्यूजन है, अगर वो समझ आ रहा है तो फिर अच्छा, दोबारा ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा पहले ये सवाल देखें, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन क्या। अच्छा बेसिकली ना इस तरह का सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये देखिए, ये सवाल 24 नंबर का पेपर में आया, 5 नंबर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, 19 नंबर, सॉरी 19 का टोटल, माजरत 19 नंबर का टोटल सवाल है, और 14 नंबर का वेरिएंस। मतलब सवाल प्रोसेस, वेरिएंस और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, ये सवाल मिक्स हो जाते हैं। तो इन तीनों को अगर आपने तैयारी भी करनी है तो तीनों को तैयार करें इकट्ठा। सीक्वेंस क्या रखना है आपने, सीक्वेंस तो कोई भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें ना मिक्स हो के आता है। हाँ ये है कि यहाँ पर सीक्वेंस में ना इस सवाल को वेरिएंस में होना चाहिए था, क्योंकि वो बाद में चैप्टर करना है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन करने के बाद, तो ये वेरिएंस में सवाल होता तो ज्यादा अच्छा रहता। इसमें वो कहता है कंप्यूट द बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, और फिर कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये वेरिएंस का तो सिर्फ सादे फार्मूला ही है। और अगर आपने ये देखना है, इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग होती है जो सवाल में परेशान कर सकती है, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट आपने हमेशा फाइंड करने पड़ते हैं, दिए भी होते हैं, तो फिर सोल्ड फाइंड करने पड़ेंगे, सोल्ड भी गिवन होंगे तो प्रोड्यूस फाइंड करने पड़ेंगे, कोई ना कोई यूनिट्स की वो वर्किंग करवाता है। जैसे सवाल के अंदर देखें, नेपच्यून इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट लेनर 1 एंड यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसकी ओवरहेड के अंदर फिक्स भी होगा, वेरिएबल भी होगा, उसके ओवरहेड के अंदर फिक्स भी होगा, और हमने कौन सा करना है, मार्जिनल। तो मार्जिनल के अंदर तो वेरिएबल अलग होते हैं और फिक्स्ड अलग होते हैं। कहते हैं एनएल हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 6250 पर मंथ, टोटल कैपेसिटी, whereas it operates at normal capacity 80%। तो लो जी, वो कितने बना रहा है, 6250 मल्टीप्लाइड बाय 80%। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में बंदा घबरा जाता है। आगे चलते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द मंथ ऑफ अगस्त 22। कहता है मटेरियल कॉस्ट 240 रुपए पर यूनिट, 8 kg 30 रुपए के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर 6 घंटे 25 रुपए पर आवर, 150 रुपीज पर यूनिट। ओवरहेड 120 रुपए, और 2 लाख उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है। यहां पर ही हम हल कर लेते हैं। मुझे बताओ 2 लाख को उसने किस पे डिवाइड किया होगा और ऐड किया होगा, किस पे डिवाइड किया होगा, नॉर्मल पे या टोटल पे? नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे करता है या टोटल एक्टिविटी लेवल पे करता है? नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। तो नॉर्मल
अगर मैंने बताया था टोटल और नॉर्मल दोनों गिवन है तो नॉर्मल, अगर गिवन ही एक है तो जो गिवन है वो ही दे देंगे, डिवाइडेड बाय 5000। कितना आंसर आ गया? कितना? 40। मेरे भाई ये जो ओवरहेड है ना, ओवरहेड 120 है, इसमें 40 तो फिक्स्ड है। 80 लो जी, सवाल के अंदर ये एक छोटा सा ट्रिक था। अब आपका सवाल हो चुका है, समझो 5000 यूनिट आपने टोटल बेचे हैं। आगे चलते हैं, कहता है नहीं, बजटेड सेलिंग प्राइस 700 रुपए, और ये भी देखें एक्चुअल सेलिंग प्राइस, सॉरी बजटेड सेल्स, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल प्रोडक्शन। और यहां पर आप देखते हो कि हमने कौन से यूनिट्स लेने हैं, बजटेड सेल्स लेने हैं या एक्चुअल के लेने हैं? बताओ कौन से लोगे? एक्चुअल। और जब यहां पढ़ोगे बाद में कंप्यूट द बजटेड प्रॉफिट, तो फिर सवाल दोबारा करोगे, यानी पहले तो आप ले चुके होंगे ना एक्चुअल डाटा सारा कुछ। तो फिर जब पता चलेगा कि हमने तो बजटेड प्रॉफिट फाइंड करना था, हमने तो बजटेड सेल्स लेनी थी, तो फिर एक दफा दोबारा कर लेना, ठीक है। लेकिन इसलिए क्या कहते हैं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, आपको पता चले कि आपने सवाल का स्टार्ट कहां से लेना है। तो आपने जो यूनिट बेचे हैं वो कौन से लेने हैं? बजटेड यूनिट्स। अब मैं आपको बताऊं, आगे लिखा हुआ है देयर इज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बोलना नहीं है इधर, देयर इज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। आपके क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितने? इसके अंदर ही है, क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर ही है 200। ये देखिए 5000 बनाए हैं, 4000 बेचे हैं। सर एक्चुअल, फिर एक्चुअल जब लेना ही बजटेड है। देखिए आपका टोटल कैपेसिटी क्या है? वैसे आपकी तो कैपेसिटी है ही नहीं। वैसे इस प्लांट की कैपेसिटी क्या है? 6250। आप उसकी कितनी कैपेसिटी पे वो इधर बजटेड कितने बनाते हो? 80%। इसका मतलब है 5000 आपने बजट किया हुआ है कि प्रोडक्शन करनी है। देखियो एक्चुअल सेल 5200, एक्चुअल प्रोडक्शन 5400, ये तो हमने ले ली नहीं, हमने बजटेड प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बजटेड प्रॉफिट के लिए बजटेड सेल्स, बजटेड प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, 5000 यूनिट बनाए, 4000 बेच दिए, तो क्लोजिंग कितने बच गए? 1000। ठीक होगी बात। अगर वो कहता ना एक्चुअल प्रॉफिट, तो फिर एक्चुअल सेल लेते, एक्चुअली प्रोडक्शन लेते, ठीक है। आगे कहता है 50,000 डायरेक्ट मटेरियल वाज परचेज्ड इन बल्क इन ऑर्डर टू अवेल डिस्काउंट 150,000। एक्चुअल मटेरियल लॉस 10% अगेंस्ट बजटेड लॉस 6%। वो कह रहा है कि बजटेड लॉस कितना है और एक्चुअल लॉस कितना है। वर्कर वेजेस आर इंक्रीज बाय 10% इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त ड्यू टू प्रिवेल हाई इन्फ्लेशन। दिस इंक्रीज वर्कर एफिशिएंसी 5% एज कंपेयर टू द बजटेड। कहता है एक्चुअल ओवरहेड बोथ फिक्स्ड एंड दिस 720,000, फिक्स्ड ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड 30,000। ये सारी चीजें उसने बताई हैं। हमने जो काम करना, ये सारा जो डाटा गिवन है मतलब किसके लिए गिवन है? वेरिएंस के लिए, मार्जिनल के लिए जो काम हो चुका है वो करते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस अदर एक्सपेंस। वो तो सवाल हो चुका है, आपके पास सेल्स हैं, सेल्स कितने यूनिट है? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 700, सेल आ गई। फिर आपने क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, मटेरियल की कॉस्ट 5000 मल्टीप्लाइड बाय 240, मटेरियल की कॉस्ट आ गई। फिर लेबर कॉस्ट 5000 मल्टीप्लाइड बाय 150। फिर ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 5000 मल्टीप्लाइड बाय 80। ये पर आवर के हिसाब से है, ये पर आवर के हिसाब से है, लेकिन पर यूनिट में तो वही बनेगी ना। फिर भी हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया माइनस, क्या कोई सेलिंग एक्सपेंस है ही नहीं, तो नेट कंट्रीब्यूशन भी सेम, लेस कर देंगे एंड पे 2 लाख, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ये जो सारा डाटा गिवन है ये किस मकसद के लिए गिवन है? क्योंकि उसके ऊपर हमें क्या चाहिए होता है? एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, वो सारी चीजें उस मकसद के लिए गिवन है। और ये सवाल आप लोगों के लिए, अब जब वेरिएंस का करने के बाद ये सवाल एक दफा दोबारा आपने कंप्लीट लाजमी करना। तो अगर इस सवाल का जवाब आप देखना चाहते हो तो सिंपल यही है। सेल कितनी आ गई आपके पास? 2.5 लाख।
5000 मल्टीप्लाइड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय 700, 28 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, प्लस मटेरियल कितना है, मटेरियल 5000 मल्टीप्लाइड बाय 240, 12,000, 12 लाख। यस उसके बाद लेबर 5000 मल्टीप्लाइड बाय 150, कितना, 7 लाख 50 लाख। वेरिएबल ओवरहेड 5000 मल्टीप्लाइड बाय 80, 4 लाख, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 1000 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मटेरियल लेबर वेरिएबल के पर यूनिट को प्लस करके। और अगर होता ये अब्जॉर्प्शन तो इसके अंदर एक चीज और भी ऐड होती, फिक्स्ड ओवरहेड, अब्जॉर्प्शन रेट। तो यही इसमें चेंज है, बाकी सेम है, बाकी तो उसकी अंग्रेजी रहनी है। कितना, ये अमाउंट कितनी आ रही पर यूनिट, 470, कितना, 4 लाख। तो ये माइनस कर देंगे, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। 188 कंट्रीब्यूशन 920,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। कुछ ना बताया हुआ तो जो गिवन है वही ले लो, 7 लाख, ये आपका नेट। ठीक होगी बात। सर इसके लिए जो अगर ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता, हमने इसके लिए वो फाइंड करना था अंडर या ओवर अब्जॉर्ब, तो फिर एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई करना अब्जॉर्प्शन रेट। ये तो रेट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करना था, वो आ जाना था हमारे पास अप्लाइड, ऊपर अप्लाइड ऐड करना था, ठीक है, ठीक है ना, नीचे फिर अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन एडजस्ट करना था। अब तो ये आपने सवाल ही करने हैं, अगर आप कुछ है कि ये एक सवाल मैं और करवा दूं तो करवा देता हूं, ये कर लेते हैं, इसमें रिकंसिलिएशन भी है। वो प्रोसेस कॉस्ट ये कर लोगे, देख लो, अगर कॉस्ट का लेक्चर सर हम लोग तो आए थे कि 12 में लेने के लिए आसान नहीं, बेसिकली ना ये मसला नहीं है। कॉस्ट के बाद FR1 के अंदर आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है, कोई समझ नहीं आती, इसलिए मैंने कहा कॉस्ट आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब हमने 4-5 दिन ना FR1 को इफेक्टिवली देने हैं, जिसमें नॉन करंट एसेट्स का काम करवाना है, क्योंकि कॉस्ट में आपके सारे डिसीजन ये तो अभी ना आपको किए नहीं ना, तो एक दिमाग में प्रेशर है। जैसे अपने नोट्स एक दफा उठाकर देखोगे तो ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर आप कहते हो कि प्रोसेस कौन पे एक दिन देना है तो दे देते हैं। हाँ जी, सर इसके नाम जो प्रोसेस नंबर 2 के अंदर आता है कि जब मटेरियल लगेगा तब नहीं लगेगा, आधे घंटे में प्रोसेस करता, ये तो मेरे फॉर्मेलिटी है कि बस ये प्रोसेस होता है। चलिए कल का दिन लगा लेते हैं, कल का दिन लगा लो, कोई कल का कोई अच्छा, ये अब अगर आप कर लोगे तो फिर हम ठीक है।